नमस्ते बच्चों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम पौधों में निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने परागण क्रिया के बारे में और परागण के प्रकार के और साधन के बारे में पढ़ा था। परागकणों का पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। निषेचन में नर युग्मक प्लस मादा युग्मक के संयोग से निषेचन क्रिया संपन्न होती है, या हम कह सकते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक संयोग करते हैं। ये क्रिया निषेचन कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक परिपक्व भ्रूण कोश का चित्र हमने बनाया है। इसमें पुष्प का जायांग भाग बना रखा है। पुष्प के जायांग के 3 भाग होते हैं: अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। परागकण पुंकेसर में परागकण बनते हैं और परागकोश में परिपक्व होने के बाद परागकोश से स्फुटित होकर वो किसी भी साधन के द्वारा पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो अंकुरित होना शुरू होते हैं और उनसे परागनली निकलती है। परागकण के अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए, पौधों में निषेचन के बारे में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1884 में बताया था। उन्होंने मोनोट्रोपा नामक पौधे में इसका अध्ययन किया था। एक बार वापस देखिए, स्ट्रासबर्गर ने निषेचन क्रिया के बारे में सबसे पहले बताया। उन्होंने मोनोट्रोपा नामक पौधे में इसके बारे में अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से जो युग्मनज बनता है, उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं तो वहां परागनली निकलती है, और ये परागनली बहुत से पौधों में तो सामान्यतया एक नलिकीय होती है, जैसे ये यहाँ पे एक नलिकीय है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुनलिकीय परागकण होते हैं, जैसे मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के पौधे। लेकिन उनमें से एक ही परागनली सक्रिय होती है, जिसमें कि नर युग्मक होते हैं। कुछ पौधों में जो वर्तिका, हम जानते हैं कि परागनली की लंबाई किस पे निर्भर करेगी? वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करेगी, क्योंकि उसे अंडाशय के बीजांड तक पहुंचना है। तो जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी ही लंबी परागनली भी होती है। तो कुछ पौधों में तो जैसे कि जीमेज मक्का नामक पौधे में परागनली 450 मिलीमीटर भी हो जाती है। अब परागनलिका का मार्ग कैसे क्या होगा? सारे परागकण तो अंकुरित होकर अंदर बीजांड तक नहीं पहुंच सकते। कोई एक परागनली ही वृद्धि करती हुई अंडकोशिका और द्वितीय केंद्रक तक पहुंचती है। इसके लिए वर्तिका हम देखेंगे कि 3 तरह से परागनली वर्तिका में से आगे बढ़ती है। एक तो जब वर्तिका खोखली हो, जैसे कि लीलियम नामक पौधा, इसमें वर्तिका खोखली होती है और उसमें श्लेष्मा भरा होता है, और वो श्लेष्मा परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है और परागनलिका वृद्धि करती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। दूसरा, बहुत से सामान्यतया पौधों में तो ठोस वर्तिका ही पाई जाती है, और ठोस वर्तिका में पैक्टिनेज नामक एंजाइम के कारण कोशिकाओं में से मार्ग बनता जाता है और परागनलिका वृद्धि करके आगे बढ़ती है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें कोशिकाओं की अंतरा, मतलब कोशिकाओं के बीच बीच में खाली स्पेस होता है, रिक्त स्थान होते हैं। तो जो परागनलिका है वो उन रिक्त स्थानों के बीच में से वृद्धि करती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से परागनलिका का मार्ग 3 तरह का हुआ। एक खोखली वर्तिका जैसे लीलियम नामक पौधे में, दूसरा ठोस वर्तिका जो कि सामान्यतः बहुत से पौधों में होता है, उसमें
मार्ग पैक्टिनेज नामक एंजाइम के कारण बन जाता है। और तीसरा, अंतरा कोशिकीय अवकाशों के मध्य से परागनलिका वृद्धि करती हुई आगे बढ़ती है। परागनलिका वृद्धि करती हुई जब बीजांड तक पहुंचती है तो वहाँ पर वो तीन रास्तों से अंदर प्रविष्ट होती है। पहला है बीजांड द्वारी, दूसरा है निभागीय और तीसरा है अध्यावरणीय। बीजांड द्वारी, जैसे ये वाला जो चित्र है इसमें ये बीजांड द्वार से अंदर प्रविष्ट हुई है, तो ये बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वारी हुआ, जो सामान्यतः बहुत से पौधों में होता है। निभागीय, ये बीजांड का अपोजिट विपरीत वाला जो भाग है ये निभागीय कहलाता है, जैसे बहुत से पौधे हैं उनमें बिटुला नामक पौधे में होता है। और तीसरा अध्यावरणीय, अध्यावरण के यहाँ से जब बीजांड में परागनलिका प्रविष्ट हो जाती है तो वह अध्यावरणीय प्रवेश कहलाता है, और जैसे कि कुकुरबिटा नामक पौधा। भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद अब ये अंडकोशिका द्वितीय केंद्रक तक कैसे पहुँचेगी? ये भी 3 रास्ते हैं। एक तो अंडकोशिका और सहायक कोशिकाओं के बीच से होती हुई दोनों से संयोग करेगी। यहाँ पे परागनलिका से दोनों नर युग्मक विमुक्त हो जाते हैं तब। दूसरा, भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच से प्रविष्ट हो जाए। और तीसरा, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश होए। प्रवेश होने के बाद नर युग्मक विमुक्त होकर अंडकोशिका से और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोग करता है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? द्विनिषेचन। जब हम जानते हैं 2 नर युग्मक हैं, जब एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोग करता है तो द्विगुणित युग्मनज बनता है। इस क्रिया को हम युग्मक संलयन क्रिया भी कहते हैं और इसे सत्य निषेचन भी कहा जाता है। दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संयोग करता है, और ये जो द्वितीय केंद्रक है ये किससे बने हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से बनते हैं। तो पहला नर युग्मक प्लस अंडकोशिका बराबर क्या बना? युग्मक संलयन क्रिया द्वारा द्विगुणित युग्मनज बना, यानी 2n गुणसूत्र वाला। हम जानते हैं नर युग्मक n गुणसूत्र है, अगुणित है, अंडकोशिका भी अगुणित है। दूसरा है नर युग्मक प्लस द्वितीय केंद्रक, इनसे मिलके इस क्रिया को हम कहेंगे त्रिसंलयन क्रिया। बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक 3n। 3n क्यों कहा? क्योंकि द्वितीय केंद्रक में पहले से ही 2n गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र नर युग्मक का मिला, बन गया 3n गुणसूत्र वाला प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। दोनों तरह का जो ये संयोग हुआ है इसे हम कहते हैं द्विनिषेचन। ये नावाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में देखा था। अब आ जाता है द्विनिषेचन का महत्व। हम जानते हैं कि नर युग्मक और अंडकोशिका के संयोग से युग्मनज बनता है और फिर उसमें विभाजन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। और जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संयोग करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का कार्य क्या होता है? विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करना। तो भ्रूणपोष में भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। भ्रूणपोष में नर व मादा दोनों के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, तो इसलिए ये संकर ओज प्रदर्शित करता है। और बीजों की जीवन क्षमता के लिए भी युग्मक संलयन और त्रिक संयोजन दोनों ही क्रियाओं का होना बहुत आवश्यक है। और तीसरा महत्व कहेंगे कि इससे जीवद्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण होता है, इसलिए दोनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है। आशा है आपको निषेचन क्रिया पौधों में समझ में आया होगा। हमने जब ये निषेचन क्रिया के लिए चित्र बनाया, सबसे पहले हमने भ्रूणकोश बनाया जिसमें 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में द्वितीय केंद्रक और 2 सहायक कोशिका और एक अंडाशय, एक अंड कोशिका का
चित्र बनाया। 3 कोशिकाएं एक तरफ, 3 कोशिकाएं दो तरफ और बीच में द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणकोश बनाने के बाद हमने दोनों अध्यावरण बनाए। चित्र बनाना बता रही हूँ, चित्र के साथ ही वर्णन हो जाता है। ये चित्र अगर आपको आ जाएगा तो आपको वर्णन रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने दोनों अध्यावरण बनाए और इस तरह से इसे मिला के ये बीजांड बना दिया। ये चलाजा है, ये बीजांड द्वार वाला सिरा हो गया, इसे निभा कहते हैं और ये पूरा बीजांड है। बीजांड के बाहर मैंने पुष्प व्रंत बनाया और इस तरह से लाइनें ऊपर तक ले गई। यहाँ तक का एरिया कहलाता है अंडाशय। उसके बाद वर्तिका बनाई और ऊपर जाके वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र बनाया, जहाँ पर परागकण से परागनली अंकुरित होती है। परागनली, एक परागनली का हमने रास्ता इस तरह से बीजांड द्वार तक होते हुए अंडकोशिका तक बनाया। तो ये है परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र। बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप इसे जब बनाएं तो शुरुआत भ्रूणकोश से कीजिए, अंदर से बाहर की तरह बनाते जाइए, चित्र आपसे आराम से बन जाएगा। शॉर्ट में अब इसका जो नोट्स है वो इस तरह से आप देख सकते हैं। निषेचन स्ट्रासबर्गर 1884 मोनोट्रोपा में नर युग्मक प्लस मादा युग्मक बराबर निषेचन। अंकुरण काल, परागकण के अंकुरण में लगने वाला समय। एक नलिकीय और बहुनलिकीय परागकण होते हैं। एक नलिकीय सामान्यतः सभी पौधों में होते हैं, बहुनलिकीय मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में होता है। मक्का में परागनली 450 मिलीमीटर भी हो जाती है। परागनलिका का मार्ग 3 तरह से बनता है। खोखली वर्तिका में श्लेष्मा के बीच में से, ठोस वर्तिका में पैक्टिनेज के कारण कोशिकाओं के बीच में, उत्तकों के बीच में कोशिकाएं घुल जाती है और मार्ग बन जाता है। अंतरा कोशिकीय अवकाशों के मध्य में से परागनलिका वृद्धि करती हुई आगे बढ़ जाती है। बीजांड में प्रवेश 3 तरह से है, बीजांड द्वारी, निभागीय, अध्यावरणीय। भ्रूणकोश में प्रवेश 3 तरह से है, अंडकोशिका, सहायक कोशिका के बीच से, भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच से एक सहायक कोशिका को भेदते हुए। द्विनिषेचन के लिए 2 तरह से निषेचन होता है। उसमें सबसे पहले तो नर युग्मक प्लस द्वितीय केंद्रक का संयोजन होता है, बनता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। और दूसरे में इसके बाद नर युग्मक और अंडकोशिका का संयोग होता है, ये सत्य निषेचन कहलाता है। इसे युग्मक संलयन क्रिया भी कहते हैं और इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसमें विभाजन से फिर भ्रूण बनता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। नाम से क्लियर है, भ्रूणकोश केंद्रक, इट मीन्स भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला केंद्रक। द्विनिषेचन का महत्व 3 है। एक संकरोच प्रदर्शित करता है, बीजों की जीवन क्षमता हेतु भी द्विनिषेचन जरूरी है और जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण भी द्विनिषेचन के कारण ही होता है। आशा है आपको पौधों में निषेचन के बारे में सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।